हाय स्टूडेंट, वेलकम टू DDIC ऑनलाइन क्लासेस। हमारे लेक्चर को स्टार्ट होने से पहले आप हमारे चैनल DDIC ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए तो आपको तुरंत इन्फॉर्म हो जाए। तो स्टूडेंट, हम आप लोगों को कल बता चुके थे कि हमारा फर्स्ट लेक्चर क्या होगा, मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट हम इसलिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसका यूज केमिस्ट्री या फिजिक्स हुआ। केमिस्ट्री में तो मैक्सिमम होता है, फिजिक्स में कम होता है। केमिस्ट्री के लगभग 80% टॉपिक्स में इसका यूज कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल ही जाएगा। हम आप लोगों को पूरी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, देखिएगा इसका यूज कहाँ कैसे होता है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है क्या, मोल कॉन्सेप्ट, जिसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो मोल क्या है, पहले इसे हम समझ लें। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। कितनी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होंगे और उनके सिंबल्स होंगे। तो ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज। मास है, टाइम है, लेंथ है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। और इनके यूनिट्स क्या है, किलोग्राम है, सेकेंड है, मीटर है, केल्विन है, एम्पियर है, कैंडेला है एंड मोल है। इनके सिंबल दिए गए हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, मोल। मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब जैसे हम मास को केजी में माप लेते हैं, कोई लेंथ मान लीजिए मापना है तो मीटर में माप लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर सब्सटेंस का अमाउंट दिया तो किसमें मापेंगे, मोल में। तो मोल क्या है, मोल इज SI यूनिट ऑफ सब्सटेंस। मोल क्या है, SI यूनिट ऑफ सब्सटेंस। आप सभी हमारे साथ बोल के ही ऐसे पढ़ेंगे। तो एक चीज आप लोगों को हमेशा याद रखनी होगी, ये हम बताएंगे बाद में कि ये कैसे आया है। थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद बताया जाएगा कि कैसे निकल के आया है, क्योंकि अभी इसका यूज है इसलिए हम ये बता दे रहे हैं। तो 1 AMU इक्वल टू कितना होता है, 1.66 × 10⁻⁴ ग्राम, या 1/12 मास ऑफ 6 कार्बन 12। 6 कार्बन 12 क्या है, ये कार्बन का एक आइसोटोप है। आइसोटोप का मतलब आप लोग जानते हैं, आइसोटोप का मतलब होता है कि ये जो एटॉमिक नंबर है ये सेम हो, लेकिन एटॉमिक वेट क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे देखिए, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। तो कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। देखिए, इनके जो एटॉमिक नंबर है तीनों में सेम है, एटॉमिक वेट क्या है, अलग अलग है। तो ये रहे 3 आइसोटोप। तो हमको कौन सा आइसोटोप लेना है, 12 वाला। तो जैसे मान लो कि 6 कार्बन जो 12 है, इस आइसोटोप का मास हमारा 24 आता है, 24 ग्राम आता है। तो हमको इसका कौन हिस्सा लेना है, 1/12वां हिस्सा, मतलब 1/12 हिस्सा, कितना, 2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। तो 1 AMU इक्वल टू कितना होगा, 1/12 मास ऑफ 6 कार्बन 12। ये बात हमको दिमाग में बैठा लेनी है, क्योंकि ये आप देखेंगे कि जेईई के एग्जाम में भी ये पूछा गया है, 1 AMU इक्वल टू क्या होता है। ये आप नीट के एग्जाम में भी देख सकते, बहुत सारे एग्जाम्स में ये आप देख सकते हैं कि ये ऐसे ही पूछा गया है। तो एक चीज और आप याद रखिए कि आप सभी जानते हैं एटम किससे मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में चक्कर लगाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। जैसे मान लो कि किसी एटम का सिंबल दिया है, ये क्या होगा, हमारा एटॉमिक नंबर हो गया। ये क्या हो गया, एटॉमिक मास। इसका मतलब ये जो एटॉमिक नंबर है किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस। क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन इन साइड न्यूक्लियस। और ये क्या है हमारा, एटॉमिक वेट या मास नंबर कहते हैं, मास नंबर या एटॉमिक वेट। तो देखो भाई, जैसे मान लो किसी एटम का सिंबल है, ये जो जेड है, इसे सबस्क्रिप्ट पोजीशन कहते हैं। क्या,
सब स्क्रिप्ट पोजीशन। जेड को क्या कहते हैं? ये क्या है? देखो नीचे, सब मतलब क्या होता है? नीचे। तो जेड को क्या कहेंगे? सब स्क्रिप्ट पोजीशन। ये ऊपर है तो इसे क्या कहेंगे? सुपर स्क्रिप्ट पोजीशन। तो देखो, ये कोई एटम है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, और ये कौन सा पोजीशन है? सबस्क्रिप्ट पोजीशन। ये मास नंबर या एटॉमिक वेट है, इसे क्या कहते हैं? सुपरस्क्रिप्ट पोजीशन। तो ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है और ये मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और आप जानते हो कि किसी एटम में, एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन। जैसे देखो, ये मान लो कोई एटम है, तो इसमें क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये आउटर शेल में क्या करेगा? चक्कर लगाता रहेगा। एक चीज आप और जान लें कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। इसका मास कितना होता है? 1.66 × 10⁻24 ग्राम, या 27 × 10⁻27 kg। इसका भी लगभग इतना ही होता है, 1.66 × 10⁻24 ग्राम। तो आप देखो कि ये मास इसके रिस्पेक्ट में 31 kg है, ये 27, ये भी 20 - 27 है। मतलब ये दोनों जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इससे ज्यादा है। तो ये ज्यादा है तो इसे हम इनके मास के रिस्पेक्ट में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, तो एटम में क्या बचा? न्यूक्लियस ही बचा ना। तो इसका मतलब एटम का मास कौन रिप्रेजेंट करेगा? प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास। एटम का मास कोई पूछे तो क्या बताएंगे? प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो आइए, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस का मतलब क्या होगा? जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। न्यूक्लियंस क्या हो गए? जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। कौन कौन रहते हैं भाई? प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। तो मास नंबर क्या होगा? मास नंबर बराबर, मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास नंबर बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करें? जेड से रिप्रेजेंट करें, प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर बराबर क्या हो जाएगा? जेड प्लस एन, प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? जेड प्लस एन, या एन बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस जेड। तो न्यूट्रॉन का नंबर अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे? मास नंबर में से प्रोटॉन का नंबर घटा देंगे। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक था मोल कॉन्सेप्ट, जिसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री के नाम से जानते थे। आप सभी जानते हो कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और उनके सिंबल दिए गए हैं। मोल क्या है? मोल हमारा टॉपिक था। तो मोल क्या है? एसआई यूनिट ऑफ सबस्टेंस, मतलब सबस्टेंस को मापना है, किसमें? मोल में मापना है। उसके बाद मैंने कहा कि 1 AMU इक्वल टू क्या होता है? 1.66 × 10⁻24 ग्राम होता है, या 1/12 मास ऑफ 6 कार्बन 12 है। कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3 आइसोटोप होते हैं, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14। इसके बाद हमने क्या बताया? इसके बाद हमने बताया कि एटम को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। एटम में क्या क्या होते हैं? एटम में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। जो प्रोटॉन का मास, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के
रिस्पेक्ट में नेग्लेजिबल होता है, इसलिए उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो एटम को कौन कौन रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूक्लियस से रिप्रेजेंट करेगा। न्यूक्लियस में क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास दोनों ऐड कर देंगे, हमारा मास नंबर निकल जाएगा। न्यूट्रॉन का मास अगर निकालना है तो मास नंबर में से क्या घटा लेंगे, प्रोटॉन का नंबर घटा लेंगे। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी होगी कि जो न्यूक्लियस का मास है वो कौन कौन से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, हम उसे इनके मास के रिस्पेक्ट में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब एक चीज और आपको याद रखनी होगी, अवोगाड्रो नंबर, ये क्या होता है। अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक नंबर के बारे में बताया और वो नंबर क्या था, 6.02 इंटू 10⁻23। अवोगाड्रो नंबर को एन नॉट या एन से अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर तो कहीं एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या कहीं एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। अवोगाड्रो ने ये बताया कि कोई भी चीज अगर इतनी है तो क्या होगी, एक मोल। एक मोल आप जान गए क्या होता है। अगर कोई भी चीज 6.0223 इंटू 10⁻23 के नंबर्स में है तो क्या होगा, एक मोल। इसका मतलब 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। देखिए कोई भी चीज रटनी नहीं है, समझनी है, ध्यान से आप समझिए। हम जो पढ़ा रहे हैं इसका एक नोट्स बनाइए, ऐसे एक मोटी कॉपी बनाइए। इस कॉपी में हर एक लेक्चर को आप लिखिए, पूरी केमिस्ट्री आप लिख डालिए और समझिए। आपको समझने, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप हमें कमेंट करके व्हाट्सएप के माध्यम से बताइए, हम फिर दोबारा तिबारा समझाएंगे जब तक आपको समझ में ना आए। लेकिन हमारे समझ से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप बहुत इजी चैप्टर है, आपको आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। और एक बार इसका एप्लीकेशन आप कर लेंगे तो हर एक टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगी। सो प्लीज ध्यान से आप देखिए। तो कोई भी, अवोगाड्रो ने एक नंबर के बारे में बताया, अवोगाड्रो नंबर को एन नॉट या एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी चीज 6.023 इंटू 10⁻23 रहे तो वो क्या होगा, 1 मोल। इसका मतलब 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। हम कहें एक मोल मोबाइल, मोबाइल का ट्रेंड चल रहा है भाई, एक मोल मोबाइल, इसका मतलब कितने मोबाइल, 6.02 इंटू 10⁻23 मोबाइल। हम कहें, चलिए कोरोना का नंबर भी आ गया, तो हम कहें एक मोल कोरोना, 1 मोल, 1 मोल कोरोना, इसका मतलब क्या, 6.02 इंटू 10⁻23 कोरोना। अब मान लीजिए कोरोना तो एक वायरस पार्टिकल है, बहुत छोटा होगा, अब इसको मापना होगा किसमें मापेंगे, मोल में ही मापेंगे। तो एक मोल कोरोना का मतलब क्या, 6.023 इंटू 10⁻23 कोरोना। 1 मोल पेन कहें, 1 मोल पेन, इसका मतलब क्या होगा, 6.02 इंटू 10⁻23 पेन। तो हमारे समझ से अब आगे एग्जाम्पल की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई भी चीज एक मोल है तो कितनी होगी, 6.023 इंटू 10⁻23 होगी। तो चलिए, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 11 सोडियम 23, तो ये देखिए सब स्क्रिप्ट पोजीशन, सुपर स्क्रिप्ट पोजीशन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है इनसाइड न्यूक्लियस, ये मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक चीज आप जान लीजिए, अभी आप सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हो ना, तो सॉलिड स्टेट में आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा क्रिस्टल लैटिस। जैसे मान लीजिए क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या, जैसे मान लो हमारा घर है, जिम कर लो कि ये क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। अब हमारे घर में, हमारा घर कैसे बना हुआ है, एक एक ईंट से बना हुआ है, तो ये क्या है, क्रिस्टल लैटिस।
क्रिस्टल, ये क्रिस्टल लैटिस है। तो हम, ये हमारा घर है, ये क्या है, क्रिस्टल लैटिस हमारा घर। हमारा घर कैसे बना हुआ है, एक एक ईंट से। तो चलो हम इसमें से एक ईंट निकाल लिए। एक ईंट क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट सेल। यूनिट सेल रिप्रेजेंट करता है। अब ये यूनिट सेल किससे मिलकर बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो देखो क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ है, यूनिट सेल किससे मिलकर बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। तो जैसे मान लो सोडियम का एक बड़ा सा टुकड़ा ले लो, अपने लेबोरेटरी में होगा। तो हमने सोडियम का क्या करा, एक टुकड़ा ले लिया, देखो ये जूम कर लो, सोडियम का एक टुकड़ा है। अब सोडियम का टुकड़ा किस, सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा एक ले लो। अब सोडियम क्लोराइड के टुकड़े में क्या होंगे, यूनिट सेल होंगे, मतलब एक सोडियम क्लोराइड निकाल लिया, एक सोडियम क्लोराइड। अब एक सोडियम क्लोराइड किससे मिलकर बना होगा, Na+ और Cl- से। तो वही हम क्या लिए, एक हम सोडियम क्लोराइड लिए, एक सोडियम क्लोराइड को हमने ब्रेक कर लिया, तो हमें क्या मिला, एक सोडियम मिला। ठीक है। अब इस एक सोडियम में कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। कितने, 11। ऐसे लिख लो, एक, ये क्या है, एक सोडियम है, क्या है, एक सोडियम एटम, एक सोडियम एटम। लेबोरेटरी में गए, सोडियम रखा हुआ है, उसे फोड़ दिए, फोड़ के बहुत माइन्यूट एक सोडियम, हम सिंपली हम आई से नहीं देख पाएंगे, हमको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा एक सोडियम एटम को। तो ये क्या है, एक सोडियम एटम। देखो हमको मोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए एकदम माइन्यूट माइन्यूट चीजें जाननी होंगी, बेसिक चीजें जाननी होगी, तभी हम समझ पाएंगे। नहीं तो अगर नहीं माइन्यूट चीजें जानेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही अपने आप में कठिन टॉपिक माना जाता है, और समझ में आ गई तो ये बहुत ईजी है। तो हमने क्या लिया, एक सोडियम एटम लिया। एक सोडियम एटम में देखो कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन हो गए, और क्या है, 12 न्यूट्रॉन हो गए। तो एक सोडियम एटम में कितने, 11 प्रोटॉन हो गए, 12 न्यूट्रॉन हो गए। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, लगभग 1 AMU होता है, आपने देखा ही है। 11 प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, 11 AMU। 12 न्यूट्रॉन का मास क्या हो जाएगा, 12 AMU। इसका मतलब एक सोडियम एटम का अगर मास पूछा जाए तो कितना होगा, 23 AMU। अगर आपसे कोई पूछे एक सोडियम एटम का मास बता दीजिए तो क्या बताएंगे, 23 AMU। क्या, 23 AMU। अब आप चाहे तो इसे ग्राम में भी बदल सकते हो। 1 AMU बराबर 1.66 × 10⁻⁴ ग्राम होता है। देखो आप ये जान गए ना कि एक सोडियम एटम का मास कितना होता है, 23 AMU। एक सोडियम एटम, ध्यान रहे, इसे ग्राम में बदलना है तो आप जानते हो कि 1 AMU बराबर 1.66 × 10⁻⁴ ग्राम, या देखो 23 × 1.66 × 10⁻⁴ ग्राम। ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 छक 18 को 8, 3 छक 18 19 को 9, 3 एकम 3 एक 4, 2 छक 12 को 2, 2 छक 12, 13 को 3, और 2 एकम 2 1 3, 8 9 11 को 1, 3 4 7, 1 8, और ये 3, 3818। मतलब इतना क्या आ जाएगा, 10⁻⁴ ग्राम आ जाएगा। तो एक सोडियम एटम का मास इतना AMU या इतना ग्राम, जिसने जैसे पूछे आप बता देंगे आराम से।
हमने अभी रिसेंट में कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा, तो उसी की बात कर लेते हैं। 6 कार्बन 12। अब कोई पूछे एक कार्बन एटम का मास बता दो, एक कार्बन एटम का मास कितना होगा, देख लेते हैं। ये क्या है, एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम। तो चलो भाई देख लेते हैं एक कार्बन एटम का मास कितना होगा। तो इसमें कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कितने हैं, 6 न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1 एमयू। एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1 एमयू। तो ये कितने हो गए, 6 एमयू। ये कितने, 6 एमयू। एक कुल मिला के कितने हो गए, 12 एमयू। तो कोई आपसे पूछे कि एक कार्बन एटम का मास कितना होगा, कितना होगा, 12 एमयू। या ग्राम में हमको चेंज करना है तो क्या करेंगे, 12 एमयू तो ग्राम में चेंज कर, 1 एमयू बराबर आप जानते हो 1.66 गुणे 10 - 24 ग्राम। तो 12 एमयू बराबर 12 गुणे 1.66 गुणे 10 - 24 ग्राम। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। बाकी हमें नहीं लगता है कि और किसी चीज़ की एग्जाम्पल देने की जरूरत है। तो ये रही बातें। अब कुछ एटॉमिक मास हम याद कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हम किसका मास निकाल रहे हैं, केवल एक एटम का मास निकाल रहे हैं। अब 1 मोल का मास नहीं निकाल रहे हैं, एक एटम का मास निकाल रहे हैं। चलो 1 मोल का भी निकाल लेते हैं। जैसे पहले मैंने पहला एग्जाम्पल क्या दिया था, 11 सोडियम 23। ये क्या है, सोडियम का एक एटम है। एक सोडियम एटम का मास कितना निकल के आया, 23 AMU। तो एक सोडियम एटम का मास कितना निकला, 1 AMU। हमको कितना निकालना है, एक मोल का। एक मोल का मतलब क्या, 6.6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम का मास निकालना। ऐसे कितने होने चाहिए, एक मोल। एक मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम होना चाहिए। तो देखो ये तो रहा कितना, एक सोडियम एटम का मास। हम लिख रहे हैं एक सोडियम एक सोडियम एटम का मास निकल के कितना आया, 23 AMU। ध्यान रखिएगा। चलो अभी एक मोल का निकालते हैं। तो एक सोडियम एटम का मास कितना निकला, 23 AMU। तो एक मोल नहीं, एक सोडियम एटम का मास कितना है, 23 AMU। तो 6.02 इंटू 23 सोडियम एटम का मास। एक सोडियम एटम का मास इतना है 23 AMU। तो 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम का मास। तो बस इसी में क्या करें, इससे मल्टीप्लाई कर दो। 23 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 क्या, AMU। तो 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम का मास कितना हुआ, इतना AMU हुआ। तो ये क्या है, ध्यान से देखो, ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। यही क्या है, एक मोल है। तो हम यूं कर सकते हैं, एक मोल सोडियम एटम का मास कितना हो जाएगा, 23 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 AMU। अगर आपका आंसर एक मोल सोडियम एटम का मास AMU में पूछ रहा है तो इतना AMU होगा। या ग्राम में पूछे तो 23 इंटू 6.02 इंटू 10⁻, एक AMU पर कितना होता है,
इसे ग्राम में चेंज कर लो। अभी तो एमयू था, अब ग्राम में चेंज, ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एक एमयू हमने कहा था ना, पहले याद कर लो, इसका यूज अभी आगे मिलेगा। तो देखो 1.66 गुणे 10 में -24 क्या ग्राम। देखो ध्यान देना, 1 मोल सोडियम एटम का मास एमयू पूछे तो इतना होगा, अगर ग्राम में पूछे तो ये इतना होगा। देखो ये लगभग 10⁻24 है, ये -23 है, ये क्या आएगा 10 पर -1 आएगा, इसका मतलब 0.1, और ये 1 6 ये लगभग 10 के बराबर हो जाएंगे। तो ये 10 -10 था, -1 था, और ये 10 आया, तो ये क्या हो गया 1 हो गए, ये कितना बचा 23। तो कितना आया 23 ग्राम। 1 मोल सोडियम एटम का मास कितना आया 23 ग्राम। तो ध्यान देना भाई, दो चीजें हैं, एक सोडियम एटम का मास कितना आया 23 AMU, 1 मोल सोडियम एटम का मास कितना आया 23 ग्राम। तो बातें आप समझ चुके होंगे। कोई पूछे एक सोडियम एटम का मास कितना 23 AMU, 1 मोल सोडियम एटम का मास 23 ग्राम, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं पूछ रहा हूं एक हाइड्रोजन एटम का मास, आप पीरियोडिक टेबल पढ़ ही चुके हो, अब बताओ 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा 1 AMU। अगर 1 मोल का पूछे, 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा 1 ग्राम। देखो यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है, पूछता है एग्जाम में एक हाइड्रोजन, क्या एक हाइड्रोजन का मास बता दो। तो हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है H2 होता है, और एक हाइड्रोजन एटम अगर पूछे, क्या एक हाइड्रोजन अगर पूछता है तो H2 की बात कर रहा है। अगर एक हाइड्रोजन एटम तो ऐसे लिखेगा हाइड्रोजन एटम, वहां एटम जरूर लिख देगा। तो एटम, एक हाइड्रोजन एटम का मास पूछे तो क्या हो जाएगा 1 AMU। अगर हाइड्रोजन पूछा, केवल हाइड्रोजन का मास बता दो, तो क्या बताएंगे 2 AMU। समझ में आया। उसी प्रकार से अगर ऑक्सीजन का मास पूछता है, इसका मतलब वो O2 का मास पूछ रहा है, O2 का, केवल ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीजन का मास पूछा अगर, ये सब 1 1 की भी बातें चल रही हैं, 1 मोल की नहीं 1 1 की, ये 1, ये भी क्या 1। देखो एक हाइड्रोजन सिंपली लिखा है हाइड्रोजन, ये H2 नहीं लिखेगा, 1 हाइड्रोजन का मास क्या हो जाएगा सॉरी 2 AMU। लिखेगा एक हाइड्रोजन का मास बता दो, तो जब हाइड्रोजन लिखे तो आप समझ जाओ किसकी बात कर रहा है H2 की बात कर रहा है, किसकी H2 का। 1 ऑक्सीजन केवल लिखेगा, देखो लिखा केवल 1 ऑक्सीजन का मास बता दो, 1 ऑक्सीजन का मास, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है O2 की बात कर रहा है, O2 मतलब 32 ग्राम, सॉरी 32, एक की बात कर रहा है ना 32 AMU। अभी तो यहाँ फिर एक बार ध्यान दो, 1 हाइड्रोजन एटम का मास 1 AMU, लेकिन 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम। एक बात और ध्यान दो, अगर पूछा एक हाइड्रोजन का मास बता दो, तो हाइड्रोजन अगर बोला तो हम क्या समझेंगे H2। अगर एटम का पूछता है तो एटम लिखेगा हाइड्रोजन एटम बता दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 AMU। एक हाइड्रोजन का मास बता दो तो 2 AMU। एक ऑक्सीजन का मास बता दो, तो ऑक्सीजन बोला तो हम क्या समझेंगे O2। फिर पूछ सकता है कि ऑक्सीजन एटम का मास बता दो, तो कितना हो जाएगा 1 ऑक्सीजन एटम का
मास मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब केवल ओ की बात कर रहा है, केवल ओ की, मतलब 16 AMU। तो ये बातें समझ में आ गई। एक बार और ध्यान दो, पूछा वन हाइड्रोजन एटम का मास, एक हाइड्रोजन एटम पूछा, हाइड्रोजन नहीं पूछा, हाइड्रोजन पूछता तो हम क्या समझते हैं H2। तो वन हाइड्रोजन एटम का मास 1 AMU, 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम। यहाँ देखो वन हाइड्रोजन एटम का मास पूछा, अगर हाइड्रोजन लिखा है तो हम H2 समझेंगे, एटम पूछना रहेगा तो हाइड्रोजन एटम लिख देगा। इसको ऐसे भी लिख सकता है, वन हाइड्रोजन एटम का मास 1 AMU, या ऐसे भी लिख सकता है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम पूछ दे या हाइड्रोजन ऐसे सिंबल बना के पूछ दे तो क्या हो जाएगा 1 AMU। तो चलो भाई समझ में आ गई होगी। तो वन हाइड्रोजन एटम का मास कितना है 1 AMU, 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम। केवल पूछा हाइड्रोजन का मास बता दो, हाइड्रोजन का मास क्या, तो हम क्या समझेंगे H2। H2 का मास कितना होगा, यहाँ कुछ नहीं पूछा है, ना मोल पूछा है, ना नंबर दिया है, तो चलो हमने मान लिया क्या, वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास बता दो तो कितना 2 AMU। अब आगे पूछ सकता है 1 मोल हाइड्रोजन का मास बता दो, 1 मोल हाइड्रो 1 मोल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोला तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे H2 समझेंगे, ये ध्यान रहे। 1 मोल हाइड्रोजन या H2 का मास। तो देखो जब एक की बात कर रहा है तो एमयू बताएंगे, मोल की बात करेगा तो ग्राम में बता देंगे क्या 2 ग्राम। अब उसी प्रकार से जैसे मान लो पूछा एक ऑक्सीजन एटम का मास बता दो, देखो यहाँ का ऑक्सीजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम का मास, 1 ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम की बात किया ना तो क्या समझेंगे ओ, मतलब 16 AMU। अब पूछा 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास बता दो, 1 मोल 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा 1 मोल, मतलब ऑक्सीजन एटम है ना, इसका मतलब 1 मोल O का मास कितना हो जाएगा 16 ग्राम। अब आपसे पूछ लिया एक मोल क्या, 1 मोल ऑक्सीजन का मास बता दो। अब देखो ऑक्सीजन कहाँ है, अगर एटम का था तो हम क्या लेते ओ, लेकिन ऑक्सीजन का है, 1 मोल ऑक्सीजन का मास, तो क्या लेंगे 1 मोल ऑक्सीजन का मास, मतलब क्या ऑक्सीजन अगर पूछा तो क्या समझेंगे O2, मतलब क्या 32 ग्राम। पूछता अगर एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का, देखो भाई यहाँ ध्यान देना, यहाँ एक ऑक्सीजन पूछा है, एटम नहीं पूछा है, तो इसे क्या समझेंगे 1O2 का मास कितना हो जाएगा 32 AMU।
यू। समझ में आया? तो एक ऑक्सीजन का मास 32 एम, लेकिन एक यहाँ देखो केवल एक यहाँ मोल लगा है, तो एक मोल ऑक्सीजन मतलब क्या, ऑक्सीजन का मतलब क्या, O2 का मास कितना, 32 ग्राम। अब हमारे समझ से आप लोग समझ चुके होंगे। तो हम कुछ एटम्स के मास लिख दे रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा। अब आप कंफ्यूज नहीं होगे, एक एटम एक मोल एटम, ये चीजें ध्यान रहनी चाहिए। अभी लिखने से पहले कुछ बातें सुन लीजिए आप लोग। देखो, कोई भी चीज हमको समझ में नहीं आती है, नहीं पढ़ने का मन करता है। क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि जो हमको समझा रहा है वो सही से समझा नहीं पा रहा है, इसलिए हमारे समझ में नहीं आती है। जब कोई भी चीजें हमारी समझ में नहीं आएंगी तो हमारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। जब चीजें समझ में आने लगती हैं तो हमें पढ़ने का मन करता है और हम आगे प्रोसीड करते जाते हैं। तो जब तक एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, टीचर बच्चों को समझा नहीं पाएगा या बच्चे टीचर का समझ नहीं पाएंगे, तब तक केवल बच्चे आएंगे जाएंगे, लेकिन दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं। सो प्लीज आप शांति से पढ़िए। एकांत में अपना मोबाइल ले लीजिए, एक रफ ले लीजिए, रफ कॉपी ले लीजिए या नोट्सबुक ले लीजिए और वीडियो चलाइए और पढ़ते रहिए। तो चलिए हम कुछ एटम्स का मास लिख दे रहे हैं और आप याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन का मास जान ही गए, ऑक्सीजन का मास जान ही गए, लिथियम का मास, अगर पूछे वन लिथियम का मास कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम मतलब 7 AMU, लेकिन 1 मोल की बात कर रहे हैं क्या, 1 मोल। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1 मोल का मास को ही क्या कहते हैं, मोलर मास। मोलर मास यहाँ सिंबल लिख दे रहे हैं, सिंबल, ये सिंबल हो गया, ये मोलर मास। किसका मोलर मास लिख रहे हैं, एटम का लिख रहे हैं ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, या इसी को एक नाम से और जानते हैं, ग्राम एटॉमिक मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास या एक नाम से और जानते हैं। मास ऑफ एन नॉट या एन एटम। तो देखो भाई, मोलर मास को कितने नामों से जानते हैं, 3 नाम, 2 नामों से, मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, या इसी को मास ऑफ एन नॉट या एन एटम। जैसे मान लो हाइड्रोजन का हमने पूछा, तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा। देखो भाई, एटम की बात चल रही है अभी, ये एटम की बात चल रही है, तो मॉलिक्यूल नहीं लिखेंगे, H2 नहीं लिखेंगे। तो मोलर मास, H का मोलर मास 1 ग्राम। अगर 1 हाइड्रोजन एटम का मास पूछता तो क्या हो जाता, 1 AMU। हीलियम का मास कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। लिथियम का मास कितना हो जाएगा, 7 ग्राम हो जाएगा। हम उन्हीं को केवल लिख रहे हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा गया है या एग्जाम में आ सकता है। बाकी तो बहुत सारे एलिमेंट हैं यार, 118 याद रखना इम्पॉसिबल है। तो ये सब मतलब ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसलिए वो सब तो हमें भी नहीं याद है। ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं इसलिए हमें याद है। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। सल्फर के बाद क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के बाद जिंक हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड का भी पूछा गया एक बार।
सिल्वर का हो गया, एजी का भी पूछा गया है, लेड का हो गया, जेनान का भी एग्जाम में आया हुआ है। ये सारे एग्जाम में पूछे गए, आप देखिएगा आपके बुक में मिल जाएगा। सोडियम का 23 ग्राम हो जाएगा, पोटेशियम का 39 ग्राम हो जाएगा, मैग्नीशियम का 24 ग्राम हो जाएगा, कैल्शियम के 40 ग्राम हो जाएगा, फास्फोरस के 31 ग्राम हो जाएगा, सल्फर के 32 ग्राम हो जाएगा, क्लोरीन के 35.5 ग्राम हो जाएगा, जिंक का 23 ग्राम हो जाएगा, कॉपर का क्या हो जाएगा, सॉरी जिंक का 65.5 होता है, 65.5 ग्राम होता है, 65 या 65.5 होता है, आप लोग अपने बुक से देख लीजिएगा। 63.5 ग्राम होता है। गोल्ड का 195 ग्राम होता है, सिल्वर का 108 ग्राम होता है, लेड का 208 ग्राम होता है, 7 या 8 ग्राम होता है, 131 ग्राम होता है। तो अभी तक हमने एटम की चर्चाएं की है। क्या एटम की चर्चा है। अब हम किसकी चर्चाएं करेंगे, मालिक्यूल की बात करेंगे। चलो भाई, तो हम मालिक्यूल की चर्चा कर लेते हैं। एटम की चर्चाएं हो गई, मालिक्यूल की चर्चाएं कर लें। तो देखो भाई, एटम में क्या था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से एटम बना था। एटम से क्या बना, मालिक्यूल बना। मालिक्यूल से क्या बनेगा, कंपाउंड। तो ऐसे हम धीरे धीरे आगे चर्चाएं करते जाएंगे। तो चलो भाई, मालिक्यूल, जैसे मालिक्यूल में क्या है, O2 क्या है, O से कंबाइन होकर क्या बना है, O2। तो O2 क्या है, एक मालिक्यूल है। तब देखो, एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते थे, 8 न्यूट्रॉन होते थे, तभी तो इसका मास 16 mu होता था, एक ऑक्सीजन एटम। तो इसमें क्या है, एक ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन होते थे, तो दो में कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। इसका मतलब 16 प्रोटॉन, ये 1 ऑक्सीजन एटम है, सॉरी 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो इसमें 16 क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए, और 16 न्यूट्रॉन। इसका मतलब कुल कितने हो गए, 30। 16 प्रोटॉन हो गए, 16 न्यूट्रॉन हो गए। तो 16 प्रोटॉन का मास 16 AMU, 16 न्यूट्रॉन का मास 16 AMU। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो गया, 32 AMU। अब एक मोल का पूछे, तो एक, जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन। किसकी चर्चा कर रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब क्या, ये O2 की चर्चा कर रहा है। तो हमें ये चीजें पता है, तो हम लिख देंगे 1 O2 का मास इक्वल टू कितना, 16 AMU, सॉरी 32 AMU, 32 AMU। इसलिए 6.023 इंटू 10⁻23 O2 का मास बराबर क्या हो जाएगा, इधर इधर एक में इतना से मल्टीप्लाई किए तो 32 में इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। यह क्या है, AMU।
तो 32 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एमयू को क्या करो ग्राम में चेंज कर लो, तो 1.66 × 10⁻24 ग्राम, ये प्राप्त निकल के 32 ग्राम आएगा। और ये क्या है, ये ध्यान से देखो क्या है, 6.023 इंटू 10⁻23 का मतलब क्या, 1 मोल। 1 मोल क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ लिख देंगे 1 मोल। 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना निकल गया, 32। ये हमारा क्वेश्चन था। अब जैसे मान लो अगले क्वेश्चन में पूछा, एक CO2, क्वेश्चन है फाइंड मास ऑफ 1 CO, 1 लिख भी सकता है, नहीं लिख सकता है, तो फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी CO2 मॉलिक्यूल। फाइंड मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, तो मतलब कुछ नहीं कहा है तो हम एक ही मानेंगे। इसका मतलब क्या हम और कर सकते हैं, एक CO2 मॉलिक्यूल का मास, तो हमें एक निकालना है। तो देखो एक CO2 में क्या है, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन एटम है, तो सॉल्व करते हैं। एक कार्बन में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। ये क्या हो गए, कार्बन के बारे में हो गए। अब O2 के बारे में कितने, इसमें 32 प्रोटॉन 32 न्यूट्रॉन, 32 प्लस 32 प्रोटॉन प्लस 32 न्यूट्रॉन। चलो भाई, सॉरी 16 प्रोटॉन प्लस 16 न्यूट्रॉन, 16 प्रोटॉन प्लस 16 न्यूट्रॉन, 16 16 32, मतलब क्या, और आप जानते हो कि एक प्रोटॉन का मास 1 mu के बराबर होता है। 1 प्रोटॉन का मास लगभग क्या होता है, 1 AMU के बराबर होता है। और यही क्या, लगभग 1 न्यूट्रॉन का मास, देखो 1 न्यूट्रॉन का मास, ये अप्रॉक्स सेम होते हैं। प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास लगभग 1 AMU के बराबर होता है, लेकिन कहीं क्वेश्चन में अगर पूछ लिया 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास में कौन बड़ा होता है, तो आप याद रख लेना सबसे ज़्यादा मास न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद प्रोटॉन का मास होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ये शायद एक बार नेट में पूछा था कि इनके मास में कंपेयर करना, फिजिक्स के क्वेश्चन में पूछा था एटॉमिक मास में। तो चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये कितने हो गए, 16 16 32 32 6 38 और 38 6 44, इसका मतलब 44 AMU। देखो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास लगभग बराबर ही होता है 1 AMU, तो कितने हो गए 44। तो हमारा आंसर क्या होगा, CO2 का मास कितना हुआ, CO2 का हो या 1 CO2 का हो, 44 AMU। अगर यही पूछ देता फाइंड मास ऑफ 1 मोल CO2, देखो भाई एक CO2 का मास 44 AMU, तो बस क्या AMU को क्या ग्राम में चेंज कर लो, आंसर क्या हो जाता, 44 ग्राम हो जाता। तो हमारे समझ से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।
तो कुछ मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक मास याद है हमें, आप भी याद कर लो। देखो जो एग्जाम में पूछे गए हैं हम केवल उन्हीं की चर्चाएं कर रहे हैं, बाकी तुम्हारे पास आइडिया है तुम निकाल सकते हो। जैसे मान लो CO2 का मास पूछा, एक या सिंबल लिख लो, सिंबल हो गया। तो देखो वहाँ एटॉमिक मास था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। इसे क्या कर सकते हैं, मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या है, एक मोल का मास। किसका एक मोल, CO2 का एक मोल। या ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या मास ऑफ n0 या Na। देखो आप कंफ्यूज मत होना, एटम क्या है मॉलिक्यूल है इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर एटम रहेगा तभी मोलर मास होगा, एक मोल एटम का मास। अगर मॉलिक्यूल है तभी मोलर मास ही होगा। वहाँ मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा एक मोल, या सॉरी यहाँ मॉलिक्यूल, एक मोल मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा, और वहाँ क्या होता था, एक मोल एटम का मास होता था। तो देखो यहाँ ग्राम वहाँ था, जब एटम लिखे थे तो ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ क्या लिखे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब एक मोल मॉलिक्यूल का मास। यहाँ मास ऑफ n0, वहाँ पर जब एटम पढ़ रहे थे तो यहाँ पर एटम का मास ऑफ n0 या n एटम, लेकिन मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। तो अगर देखो यहाँ एक CO2 का मास पूछता तो कितना हो जाता, 44 mu, लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, मोलर मास, मतलब एक मोल CO2 का मास कितना, 44 ग्राम हो जाएगा। एक मोल NH3 का मास कितना हो जाएगा, 17 ग्राम। एक मोल CH4 का मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। देखो ये कैसे आया, समझ में आ रहा है। जैसे इसी का देख लो, एक मोल कार्बन का मास 12 ग्राम। एक मोल O2 का मास कितना, 32 ग्राम। 12 32 कितना हो गया, 44 ग्राम। समझ में आ रहा है। नाइट्रोजन का मास कितना होता है, मोलर मास 14 ग्राम इसका। एक नाइट्रोजन एटम का मास पूछता तो 14 AMU हो जाता, और 3 17 AMU। एक मोल का पूछा है, अगर एक AMU पूछता, सॉरी एक NH3 मॉलिक्यूल का मास पूछता तो क्या हो जाता, 17 AMU, लेकिन NH3 एक मोल NH3 का पूछा, इसमें क्या हो जाएगा, 17 ग्राम हो जाएगा। एक मोल यूरिया का मास कितना हो जाएगा, 60 ग्राम। एक मोल ग्लूकोज का मास C6H12O6। ग्लूकोज या फ्रक्टोज का फार्मूला यही होता है, 180 AMU, सॉरी 180 ग्राम। अगर एक मोल ग्लूकोज का पूछता तो 180 ग्राम। एक ग्लूकोज मालिक्यूल का अगर पूछता या फ्रक्टोज मालिक्यूल का पूछता तो 180 AMU हो जाता है। एक मोल सुक्रोज का मास C12H22O11, 342 ग्राम। अब देखो ये कैसे आया, एक कार्बन का मास 12 ग्राम, तो 12 है तो 12 ग्राम 144, ये प्लस 22, ये 16 गुणे 11 ऐड करोगे तो कितना, 342 ग्राम हो जाएगा। 342 कोई नहीं बोलेगा, काट डालेंगे। कितना बोलना है, 342 ग्राम। देखो सब में ग्राम में लिखा हूँ, ये नहीं कि मैं पूछा CO2 का मॉलिक्यूलर मास बता दूं, तो ये मत कहना 44, क्या कहना है, 44 ग्राम। अगर मैं पूछूं एक CO2 मॉलिक्यूल का मास तो 44 AMU बोलना है, नहीं 44 नहीं। जैसे H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, एक मोल। मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये होता है एक मोल का मास, मतलब 6.023 × 10⁻23 एटम का मास या मॉलिक्यूल का मास। मतलब एक मोल हो तो वो क्या होगा, 6.023 × 10⁻23, कोई भी चीज हो जाएगी, 98 ग्राम। तो ये याद रखेंगे, बाकी किसी का पूछता है तो आप निकालेंगे, तरीका आपके पास है। चलो भाई, अब जो पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन कर लिया जाए थोड़ा।
जैसे हमने कहा 6.023 इंटू 10⁻23 NH3 मॉलिक्यूल, 6.023 इंटू 10⁻23 NH3। इसका मतलब आप क्या समझे? 6.023 इंटू 10⁻3 NH3 मॉलिक्यूल। तो अभी बताएं कि ये क्या है। अगर कहीं ये नंबर लिखा रहे क्या है, अवोगाड्रो नंबर, तो इसका मतलब होता है 1 मोल। इसका मतलब 1 मोल NH3 मॉलिक्यूल। या इसे और क्या हम जान सकते हैं, 1 मोल NH3 का मास कितना होता है? तो इसे ग्राम में हम चेंज कर सकते हैं, 17 ग्राम NH3। जैसे कोई कहता है 6.023 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल, तो क्या समझेंगे इससे? 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल। या 44 ग्राम CO2 मॉलिक्यूल। कोई कहता है 6.0, ये जीरो होगा, ये देख लेना, 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम। इसका मतलब क्या? ये क्या है? 1 मोल है, 1 मोल, 1 मोल सोडियम एटम। या क्या 23 ग्राम सोडियम एटम। कोई पूछ दे 6.023 इंटू 10⁻23 यूरिया मॉलिक्यूल, यूरिया मॉलिक्यूल, सॉरी यूरिया मॉलिक्यूल नहीं होता, कंपाउंड होता है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो क्या 6.023 इंटू 10⁻23 यूरिया, इसका मतलब 1 मोल यूरिया, मतलब क्या 60 ग्राम यूरिया। बस इतना आज के लिए काफ़ी, आप लोग याद करिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर कल होगा, कल आगे की बातें की जाएंगी। आप लोगों के लिए एक मैसेज है, देखो पढ़ने का मन अगर नहीं करता है तो आप सोचो क्यों नहीं कर रहा है, और ये भी सोचो कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे। उसके बाद आपका पढ़ने का मन जरूर करेगा, क्योंकि अभी पढ़ने का टाइम है, तो आप प्लीज़ पढ़ाई करिए। और पढ़ने का तरीका तो हमने बताया ही है कि एकांत में अपना मेज कुर्सी लगा लो, बैठ जाओ मोबाइल लेके, और एक अपना नोट्स ले लो, नोट्स में लिखो। उसके बाद एक बार लेक्चर देखा और लिखा, उसके बाद लेक्चर छोड़ दो, अपना नोट्स से पढ़ो। ठीक है, तो अगला लेक्चर हमारा कल होगा। लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में लाइक डिसलाइक करके ज़रूर बताएं कि लेक्चर कैसा लगा। हम अभी मतलब जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे, उसके बाद जब हमारी छुट्टी होगी तो हम गांव आएंगे तो आप लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ाया करेंगे। 1-2 महीने की हमारी भी छुट्टी होती है तो हम आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।